बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सईद अली फ्रॉम मेड एक्सपर्ट। जैसे कि सेकंड वीकली जो हमारा मॉक एग्ज़ाम था वो आज हो चुका है, तो उसके जो एमसीक्यूज़ हैं तो आज उसमें से कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। देखिए एनआरई 1 के अंदर जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेनली जो हाई यील्ड टॉपिक्स है या जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं या जो मतलब पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का लाइसेंस एग्ज़ाम है तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं तो सबसे ज़्यादा उसी में वो क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स में भी फिर जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं उन्हीं पे वो ज़्यादातर क्वेश्चनिंग वो होती हैं एनआरई 1 के अंदर। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी टॉपिक की हम बात करें तो इसमें आपने ना उसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, इसके अलावा उसका क्या है कि हॉल मार्क्स साइंस यानी हॉल मार्क्स क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन में भी फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, फिर मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट में आपने जो है ये बात याद रखनी है कि इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, या अगर पेशेंट स्टेबल है तो क्या करना है, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, वो कुछ डिजीज़ के साथ एसोसिएट करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो अगर किसी एक टॉपिक से आप ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह कोई आपके लिए एनआरई 1 और एनआरई 2 में कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वो सिनारियो तो आप देख लें, पास्ट पेपर्स जितने भी आप उठा के देखें तो उसमें मैक्सिमम सिनारियो सेम रहते हैं। उसमें बस अगर एक दफ़ा उन्होंने डायग्नोज पूछा है तो अगली दफ़ा अगले साल वो या अगले अटैम्प्ट में वो यही पूछते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस बता दें। तो अगर आप टॉपिक्स को इस लिहाज से कवर करेंगे तो वो हर लिहाज से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, और फिर कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये है कि जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि आपने लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़नी है। इसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट। अब आपने ये बात याद रखनी कि मैं जब ऊपर वाला सिनारियो पढ़ूंगा तो मैंने मेडिकल इनिशियल जो मैनेजमेंट है उस चीज़ को मैंने सोचना है, ठीक है। अच्छा, 65 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव मेल है, वो प्रेजेंट करता है सडन टीयरिंग चेस्ट पेन के साथ। अब देखिए ये बहुत बड़ा हॉल मार्क है। अच्छा, जो कि रेडिएट कर रहा है बैक की तरफ, ठीक है। बिफोर सीटी एंजियोग्राफी इज़ परफॉर्म्ड, इससे पहले कि आप इस पेशेंट में सीटी एंजियोग्राफी करें तो आप बताएं कि इसमें इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट आपने क्या करनी है। तो देखें ये जो है क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, ऑर्टिक डायसेक्शन का, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑर्टिक डायसेक्शन में सीवियर सडन टीयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि रेडिएट करते हैं बैक की तरफ। उसमें फिर हम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं वो सीटी एंजियोग्राफी ही करते हैं। लेकिन अब इसमें क्या करना है कि मेडिकली आपने इस पेशेंट को जब अप्रोच करना है तो आपने इसमें बीटा ब्लॉकर्स देने, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स में जैसे कि आईवी लेबिटालोल हो गए, ठीक है, या एस्मोलोल वगैरह, वो अभी अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें बीटा ब्लॉकर एक ही है, आईवी एस्मोलोल, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन में आईवी मतलब कभी आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं, कभी आपको लिबिटालोल दे सकते हैं, दोनों ही बीटा ब्लॉकर्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने क्या देना है, बीटा ब्लॉकर्स देने हैं। बीटा ब्लॉकर क्यों देने हैं, इसलिए देने हैं ताकि हार्ट रेट को आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है, और जो शेयरिंग स्ट्रेस हैं ऑर्टिक वॉल के ऊपर वो आपने कम करना है। तो वो कौन करवाता है, बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अच्छा, आप अगर मेड एक्सपर्ट किलर बॉक्स से देखें तो इसमें टीयरिंग चेस्ट पेन हो तो आपने
ऑर्टिक डायसेक्शन सोचना है। कॉमन रिस्क क्या है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं। अच्छा, इसी पेशेंट के अंदर अगर आप बीपी चेक करेंगे तो एक आर्म में अगर मिसाल के तौर पे 150/100 बीपी आती हैं तो दूसरे वाले में आपके पास मिसाल के तौर पे आएगा 130/80। मतलब ये है कि जो दोनों आर्म है पेशेंट का, लेफ्ट और राइट में, उसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ब्लड प्रेशर की रीडिंग में, और ये हाईली सजेस्ट करता है कि इस पेशेंट को क्या हुआ है, ऑर्टिक डायसेक्शन हुआ है। ठीक है, और ये सिम्टम्स आपने ये चीज़ याद रखनी है। इसमें जब आप इनिशियली अगर कोई एक्सरे करते हैं तो वार्डन मेडिस्टिनम आएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो आपका क्या है, सीटी एंजियोग्राफी है, और फर्स्ट लाइन ड्रग इसमें लिबिटोलोल है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। सेम सिनारियो देंगे आपसे जो है वो ये मतलब पूछ सकते हैं कि एक्सरे के ऊपर क्या आएगा या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। या इसमें जो 2 क्लासिफिकेशन है, स्टैनफोर्ड ए जिसमें ऑलवेज सर्जरी करनी होती है और स्टैनफोर्ड बी जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट करनी होती है, तो वो चीज़ें यहाँ से अगर आप ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपके लिए आप बड़ी आसानी से उसको हल कर सकेंगे। अच्छा, फर्स्ट लाइन ड्रग जो है जो ऑर्टिक डायसेक्शन में वो क्या है, आईवी बीटा ब्लॉकर्स है जिसमें एस्मोलोल और लेबिटोलोल है। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं मैकेनिज़्म वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मैकेनिज़्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखते हैं। अच्छा, 7 ईयर ओल्ड बॉय यानी 7 साल का एक बच्चा है जिसको पेलर जो है वो डेवलप होता है। पेलर का मतलब ये है कि स्किन उसकी जो है वो येलो हो जाती है। ठीक है। जॉन्डिस यानी यरकान हो जाती है आफ्टर ईटिंग फावा बीन्स जब वो खाता है तो उसके साथ क्या होता है कि ये जॉन्डिस उसमें हो जाता है और पेलर, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन हो रहा है, इस हेमोलाइसिस हो रहा है। ठीक है, ब्लड टूट रहा है। ठीक है, जब हेमोलाइसिस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। और ये जो चीज़ें हैं ये हमें यही शो कर रही हैं। हाँ, अच्छा, लेबॉर्ट्री में क्या है, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन में जब देखा गया तो उसमें हेंस बॉडीज़ हैं। तो हेंस बॉडीज़ जो है लेबॉर्ट्री के में अब जब आपके पास आ गए और जब आप फावा बीन्स आ गए और उसके बाद जॉन्डिस और पेलर हेमोलाइसिस आ गया, तो इसका मतलब यही है कि इस बच्चे में G6PD इस एंजाइम की क्या है, डिफिशिएंसी है। अच्छा, पर मैंने बात की कि कौन से मैकेनिज़्म, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में हमने बात की, तो ये क्या है कि इसमें ये तो नहीं है। ठीक है, हाँ यही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इसमें हेमोलाइसिस करेगा। ये ऑटो इम्यून नहीं है, कम्प्लीमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, ये चीज़ें अभी तो फावा बीन्स जो है उस पर क्वेश्चन आया। कल को आपके पास जो है यानी सल्फोनामाइड्स आ सकते हैं, प्राइमक्वेन आ सकते हैं, ये चीज़ें आ सकती हैं। कभी कभार आपको ये भी मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी काफ़ी दफ़ा आया है कि अगर आप किसी पेशेंट में प्राइमक्वेन जो है वो देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने कौन सी इन्वेस्टिगेशन, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन पहले करनी है, तो उसमें अपने G6PD जो है वो अपने इस रूल आउट करने की क्या ये इस पेशेंट के अंदर डिफिशिएंसी तो नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। या इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि G6PD डिफिशिएंट पेशेंट में आप कौन से मलेरियल ड्रग नहीं दे सकते, तो आप इसमें प्राइमक्वेन वो चीज़ें आप मतलब मुख्तलिफ क्वेश्चन जिसमें आपके लिए वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो टॉपिक आपके ने पढ़ना है तो उसमें जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई वो चीज़ें आप लाजमी पढ़ें, ताकि कल को कहीं से भी MCQs बने तो आपके लिए परेशानी ना हो। बच्चों को पता चल जाता है, जब वो सिनारियो पढ़ लेते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या डायग्नोज है, लेकिन आगे से जब वो कोई और चीज़ पूछ लेते हैं, रिस्क फैक्टर या कोई एंजाइम का पूछ लेते हैं या कोई एसोसिएटेड कोई जेनेटिक डिफेक्ट पूछ लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोग लाजमी जो है इन चीज़ों को पढ़ें ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी हो। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। सडन जॉन्डिस, डार्क यूरिन, पेलर आफ्टर एक्सपोजर टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो वो यही हाल मार्क्स हैं इसके। ठीक है, अच्छा, हेंस बॉडीज बाइट सेल्स, ये क्या है, G6PD डिफिशिएंसी को आप शो करवाते हैं। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप यानी मतलब क्या करना है। अच्छा, 25 ईयर ओल्ड वमन है जो कि प्रेजेंट करती हैं सडन सिवियर यूनिलेटरल पेल्विक पेन के साथ, ठीक है। यूनिलेटरल जो है सिवियर सडन पेन के साथ आती है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है। प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है, वो है नेगेटिव, ठीक है। अब अगर इसमें अब दो चीज़ें जहन में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या बनते हैं, डीडी आपका क्या बन रहा था, एक ही लाइन पढ़ने से आपके जहन में दो चीज़ें आनी थी, एक्टोपिक और क्या चीज़ आना था आपके जहन में, आपके जहन में आना था ओवेरियन टॉर्शन, ठीक है। दो डिफरेंसेस एक ही लाइन पढ़ने से आपके जहन में दो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। ये दो, अब हम आगे जो है फर्दर देखते हैं कि क्या चीज़ है। अच्छा, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकल गई, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट इसमें पॉजिटिव होगा, तो आपका ये डिफरेंशियल ख़त्म हो गया। अच्छा, क्या कह रहे हैं आगे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें आया है कि एब्सेंट ब्लड फ्लो टू द ओवरी। अच्छा, ओवरी को जो ब्लड फ्लो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है, वहाँ ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है जब ओवेरियन टॉर्शन होगा यानी ऐसे वो ट्विस्ट का आएगा, ठीक है, तो जो वेसल्स होंगे, वेसल्स भी जो है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंगुलेट हो जाएंगे, और उसी स्ट्रेंगुलेशंस की वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वेसल्स के अंदर वो मुतासर हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा। तो जब वो आगे नहीं जाएगा तो इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया होगा तो फिर फर्दर जो है वो इस्कीमिया के बाद आपको पता है कि फिर निक्रोसिस होगा, निक्रोसिस के बाद जो है टिश्यू की डेथ होगी, टिश्यू की डेथ हो के फिर वहाँ से परपुरेशन और वो चीज़ें हो सकती है और पेशेंट शॉक में जा सकते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, आपको पता अब चल चुका है कि ये क्या है, टॉर्शन है। अच्छा, और अब जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फ़्लो बंद हो गई है, फ़्लो बंद है, वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, यानी मतलब ट्विस्टिंग हो गई है, टॉर्शन है। अच्छा, तो इसमें क्या करना है, अच्छा अब इसमें तो आप खुद ऑप्शंस अब पढ़ लें, अब आपको अगर ऊपर स्टेटमेंट की समझ आ गई, अब आप क्वेश्चन पढ़ लें, अब आप आंसर्स पढ़ लें, तो और एंटीबायोटिक का तो रोल ही नहीं है कोई। अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा चुका है। अच्छा, इसमें क्या करना है, इसमें हमने इमरजेंसी सर्जरी करनी है, इमरजेंसी जो है लेप्रोस्कोपी हमने कर देनी है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये देखें, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर क्या है, तो ओवेरियन मतलब वाले साइड पे जो ओवेरियन टॉर्शन करा सकते हैं वो डर्माइड सिस्ट हैं। हॉलमार्क सिम्टम्स क्या है, सडन यूरिनरी पेल्विक पेन होगा, साथ में वॉमिटिंग होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड है विद कलर डॉपलर, ठीक है, जिसमें आपने वो ब्लड फ्लो और वो चीज़ें देखनी जो ऊपर स्टेटमेंट है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है क्या है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। क्लासिक अल्ट्रासाउंड पे क्या आएगा कि जो ओवरी होंगे वो इनलार्ज होंगे, और इनलार्ज ओवरी होगा और पेरिफेरल फॉलिकल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसकी अगर मिसाल के तौर पे इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आपसे पूछते हैं, इसमें इमरजेंसी लेप्रोस्कोपी डिटॉर्शन करने, जो उसमें ट्विस्ट आया है उसको अनट्विस्ट करने, ठीक है, लेप्रोस्कोप से। ओवेरियन टॉर्शन था ये, मतलब हमारी डायग्नोसिस ठीक थी, साथ में सर्जिकल इमरजेंसी हमने, मतलब ये सर्जिकल इमरजेंसी है, सॉरी, हमने मतलब इमरजेंसी बेस पे सर्जरी करनी है, डिटॉर्शन करना है, ठीक है, ताकि हम ओवेरियन फंक्शन को प्रिजर्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा 23, इसमें मांग क्या रहे हैं कि मोस्ट लाइकली, अब डायग्नोस पूछ रहे हैं। अच्छा, तो 23 ईयर ओल्ड सेक्चुअली एक्टिव वमन है, ठीक है, वो प्रेजेंट करती है फीवर के साथ। फीवर आ गया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। अच्छा, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ है, ये फ्लूरेंट वेजाइनल डिस्चार्ज हैं, सर्विकल मोशन टेंडरनेस है, जिसको हम चैंडलर साइन कहते हैं, ठीक है, चैंडलर साइन कहते हैं, ठीक है। चैंडलर साइन जो है दो चीज़ों में होता है, एक होता है पीआईडी के अंदर और दूसरा होता है रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दो चीज़ें हो सकती हैं डिफरेंशियल्स में आपके, या तो ये पीआईडी है या तो ये क्या है, रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसमें आपने देखने प्रेगनेंसी टेस्ट क्या है, वो नेगेटिव है। जब वो नेगेटिव है तो आपका डिफरेंशियल में से ये निकल गया, जो मेन एक रह गया और पेल्विक पीआईडी रह गया, ठीक है। तो ये क्या है,
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, तो वो चीज़ें एक्यूट अपेंडिसाइटिस का तो आपको पता है, जो क्लासिक इसके मैकबर्नी पॉइंट, टेंडरनेस हैं और बाकी चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। इसका ऑप्शन जो है वो PID है, ठीक है। PID को अगर हम इधर से देखें मेड एक्सपर्ट बुक में जो क्लिनिकल सिनारियो है कि 24 ईयर ओल्ड सेक्सुअली एक्टिव, ठीक है, वुमन प्रेजेंट विद लोअर एब्डोमिनल पेन, फीवर, प्रूडेंट डिस्चार्ज एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन सर्विक मोशन टेंडरनेस इन प्रेजेंट जेंटल साइन, ठीक है, प्रेजेंट है मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है PID। तो देखें बुक अगर आप मेड एक्सपर्ट के नोट्स जो हैं वो लाइन टू लाइन जो है वो आप पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि हर लाइन इसका MCQs है, ठीक है। लोअर एब्डोमिन पेन होगा, सर्विकल मोशन टेंडरनेस, फीवर और सेक्सुअली एक्टिव वुमेन में होगा, ठीक है। तो ये PID है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फिर डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, ठीक है। 20 साल स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, क्लासिक ट्राइएड के साथ आया है। फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस क्या है? मेनिंजाइटिस है, ठीक है। सबसे पहले तो डायग्नोस तो आपका पक्का बन गया कि ये क्या है, ये है मेनिंजाइटिस। अब आगे बढ़ते हैं। CSF एनालिसिस हुआ है, उसमें ये न्यूट्रोपिलिक प्ल्यूसाइटोसिस आया, यानी न्यूट्रोपिल क्या है? एलिवेटेड है, ज़्यादा है, ठीक है। प्रोटीन्स क्या हैं? वो भी ज़्यादा है। ग्लूकोज क्या है? वो कम है, ठीक है। इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा अभी। डायग्नोसिस पूछ रहे हैं। अच्छा, डायग्नोसिस तो आपने पहले ही बना दिया था कि ये है मेनिंजाइटिस ही है, लेकिन अब हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि क्या ये बैक्टीरियल है, क्या ये वायरल है, या इसके अलावा TB मेनिंजाइटिस है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फिर आगे फर्दर किस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऑन द बेसिस अब CSF हम करते हैं, ठीक है। CSF के बेस पे हम किस तरह करते हैं, उसमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि अगर न्यूट्रोपिल जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है। आपको पता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोपिल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूट्रोपिल ज़्यादा हो, मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा इधर, ठीक है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। मेनली न्यूट्रोपिल, ग्लूकोज और लिम्फोसाइट। चलो तीन चीज़ें ऐड कर लेते हैं क्योंकि तीन डिफरेंशियल्स हैं इधर। अच्छा, तो जब न्यूट्रोपिल ज़्यादा होगा, ग्लूकोज कम होगा, तो आपने ये सोचना है कि ये क्या है, ये आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्योंकि बैक्टीरिया ईट शुगर, क्योंकि जो बैक्टीरियाज हैं दे लव टू ईट ग्लूकोज। तो CSF के अंदर जब बैक्टीरिया अंदर जा चुका है, इंटर हो चुका है, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो CSF के अंदर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, और न्यूट्रोपिल बढ़ जाएंगे। तो ये दो चीज़ें अगर आपके पास आती हैं तो ये आपके पास है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम इधर देखें, अगर आपके पास लिम्फोसाइट्स ज़्यादा है, ठीक है, अगर आपके पास लिम्फोसाइट्स ज़्यादा है और अगर ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, ग्लूकोज क्या है, अगर वो नॉर्मल है, तो इन दो चीज़ों के बेस पे भी आप अपना डायग्नोस क्या बना सकते हैं कि ये वायरल मेनिंजाइटिस है, ठीक है, क्योंकि वायरस जो है उसका ग्लूकोज के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर TB की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसके जो मार्कर है वायरस की तरह, यानी आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। जो बाकी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कराते हैं, मोस्टली जो मेनिंजाइटिस कराते हैं, तो वो उनमें ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मार्कर क्या है, वो न्यूट्रोपिल है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जब न्यूट्रोपिल ज़्यादा है तो हमने बैक्टीरिया की तरफ जाना है, ठीक है।
अब यहाँ पे जैसे कि टीबी भी जो है वो भी एक बैक्टीरिया है, टीबी बैक्टीरिया है, तो इसमें ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ग्लूकोज खाता है, तो बैक्टीरिया की वजह से तो ग्लूकोज कम है। अब यहाँ लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है टीबी, क्योंकि टीबी जो है ये लिम्फोसाइट जो है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, और टीबी जो है ये भी क्या है, ये एक क्रोनिक डिजीज़ है और ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो इसी वजह से लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे किसके अंदर, सीएसएफ के अंदर। जब आपको लिम्फोसाइट्स मिले तो आपने लाजमी पर ग्लूकोज देखने, जब लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो और ग्लूकोज जो है वो कम हो तो टीबी मेनिंजाइटिस होगा, और अगर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो और ग्लूकोज जो है वो आपका नॉर्मल हो तो फिर क्या होगा, वायरल मेनिंजाइटिस होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली, इधर भी डायग्नोज मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 3 वीक का एक बच्चा है, न्यू बोर्न है, ठीक है, हैज़ डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम, ठीक है, जो फर्स्ट टूल मेकोनियम है, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, हॉल मार्क्स पॉइंट्स जो है मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाइलस वॉमिटिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बाइलस वॉमिटिंग है, मेकोनियम पास नहीं हुआ, एब्डोमेन डिस्टिंग हो रहा है, एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंशन हो रही है, बाइलस वॉमिटिंग आ रहा है, ठीक है, बाइलस वॉमिटिंग आ रही है, एब्डोमेन डिस्टेंड हो चुकी है, मेकोनियम पास नहीं हुआ, इन स्टूल पास नहीं हुआ, बच्चा है 3 हफ्तों का। अब आपने अपना डायग्नोज बनाना है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब लेकिन जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन हम सोच सकते हैं कि हाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन है किधर, वो ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब कि ड्यूडेनम के नीचे नीचे हैं, कहीं नीचे, कहीं लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है या ड्यूडेनम से नीचे हो सकता है, क्योंकि जो बाइल होता है वो जो आपका बाइल होता है वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होते हैं, फिर गाल ब्लैडर जब कंट्रैक्ट होता है तो वो बाइल जो है वो किधर आता है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आता है, और फिर यहाँ एम्पुलावेटर से सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में आ जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे वो आता है तो अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऊपर हो, अगर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से ऊपर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर किसी पॉइंट पे हैं तो उसमें बाइल नहीं होगा, क्योंकि बाइल तो नीचे है, और अगर इससे नीचे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर बाइल जो है वो उल्टियों में यानी वॉमिट में जा सकता है, ठीक है, उल्टियों में बाहर निकल सकता है। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कहीं नीचे नीचे है, ठीक है। अच्छा, तो 2 चीज़ें, एक मिकोनियम इलियस होता है और एक आपका हैस्प्रिंग डिजीज़ होता है। तो मेकोनियम इलियस के अंदर जो है वो जो मेकोनियम होते हैं वो थिक हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो ज़्यादातर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन या ऊपर वाले किसी हिस्से में ड्यूडेनम में वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन जो दूसरा है क्या कहते हैं हैस्प्रिंग डिजीज़ है, तो उसमें जो इशू है वो न्यूरॉन्स का, यानी जो गैंग्लिया है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, और वो किधर एब्सेंट होते हैं, वो आपके रेक्टम के यानी लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो है वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंट्रैक्शन नहीं होती, मोटिलिटी नहीं होती, और उसकी वजह से जो है वो स्टूल आगे पास नहीं होता। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि उसमें डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम होगा, ठीक है। आगे मैं आपको और भी डिफरेंसेस बता देता हूँ। तो और इसके अलावा जब एग्जामिनेशन पे वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एक सपोर्ट, यहाँ पे हैस्प्रिंग डिजीज़ को एक और चीज़ जो है DRE, डिजिटल रेक्टर जो एग्जामिनेशन है, डिजिटल रेक्टर एग्जामिनेशन का तो आपको पता है कि उंगलियों के ज़रिए जो हम मुआयना करते हैं यानी पहाने वाली जगह की, तो वो उसकी बात हो रही है, एग्जामिनेशन बात हो रही है कि उसमें बच्चे का जब वो DRE किया गया तो उसमें क्या हुआ, एक्सपल्सिव पैसेज ऑफ स्टूल इन प्लेटस वो आया। इसका मतलब यही है कि हमने बात की कि अगर ये रेक्टम था या जो एनल कैनाल है, ये यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है
रेक्टम, अगर यहाँ पे जो है वो इसके गैंग्लियन सेल्स जो है वो रेक्टम के अंदर जो है वो एब्सेंट हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि सारा मेकोनियम इधर तक तो आया है, लेकिन यहाँ से वो ना कंट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे वो, क्योंकि जो गैंग्लिया सेल्स हैं न्यूरॉन के वो एब्सेंट हैं। जब वो एब्सेंट हैं तो यहाँ से क्या होगा कि ये मेकोनियम यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। अब जब वो DRE करेगा, डॉक्टर जब DRE करेगा तो जब उंगली यहाँ से वो बाहर निकालेगा तो उस वक़्त क्या होगा कि ये स्टूल एक साथ जो है ना ऐसे जैसे कोई धमाका हो जाता है, बर्स्ट, इसी तरह ये एक्सप्लोजन की तरह ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस DRE पे ये साइन जब आ जाए तो क्लासिक प्रेजेंटेशन है किसका, हेस्प्रिंग डिजीज़ का, ठीक है। अभी देखते मोस्ट कॉमन एज क्या है, तो न्यूनेट्स के अंदर है। हॉलमार्क क्या है कि फेलियर टू पास मेकोनियम मोर देन 48 आवर्स, और इसमें क्या है कि DRE पे क्या आएगा, वही जो हमने बताया कि वो जो बर्स्ट साइन आएगा या एक्सपल्सिव साइन आएगा वो चीज़ आएगी। फिर आप इसमें हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सेम सिनारियो, लेकिन क्वेश्चन वो आपसे एंड पे एक लाइन चेंज करके पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस मांग सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। रेक्टल बायोप्सी जब आप करेंगे उसमें एब्सेंस आप यानी गैंग्लिया सेल्स जो है वो एब्सेंट होंगे, ठीक है, ये हॉलमार्क है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ये चीज़ें जो है ना आपने बहुत ध्यान से ये सारा कुछ आपने पढ़ना है, ताकि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं जो हाई यील्ड टॉपिक्स है, इन्हीं से तो आपका क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्वेश्चन आपका आ रहा है तो वो डिफरेंट माइंड सेट के साथ वो क्वेश्चन आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मतलब आपको दिया है कि मैंने डायग्नोसिस पूछे, शायद वो आपसे इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस पूछ ले, शायद वो आपसे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन पूछे, शायद वो आपसे डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पूछे, तो ये चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। इधर देखें कि 2 दिन का एक बच्चा है, उसने अभी तक जो है वो मेकोनियम पास नहीं किया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही है, बाइलस वॉमिटिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं किसको सपोर्ट कर रही है, हेस्प्रिंग डिजीज़ को। लेकिन वो एग्जामिनेशन पे भी आपको आगे बता रहा है कि एक्सपल्सिव साइन आया है, यानी जो एक्सपल्जन हुआ है, जो स्टूल रिलीज़ हुआ है एक्सप्लोजन की तरह, तो वो आपका हेस्प्रिंग डिजीज़ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको स्क्वेट साइन भी कहते हैं, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या है, रेक्टल बायोप्सी है, उसमें फिर एब्सेंस ऑफ गैंग्लियनिक सेल्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ रहे हैं कि विच ऑर्गेनिज्म इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं और फिर हम आगे इस पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। चले, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है इस कंडीशन के साथ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक 57 ईयर ओल्ड मैन है, वो प्रेजेंट करता है सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ, और वो जो पेन है वो इम्प्रूव हो रहा है आफ्टर ईटिंग। इसका मतलब ये है कि जब पेन आपका आफ्टर ईटिंग जब है, वो अगर फूड के साथ आपका पेन रिलीव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ड्यूडेनल अल्सर है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ड्यूडेनल अल्सर है। अगर खुराक के साथ यानी फूड के बाद जो है अगर ये पेन वर्स होता, शदीद होता, तो ये आपका फिर डायग्नोसिस बनना था, किस चीज़ का बनना था, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तो ये भी आपने इसी तरह आपने क्वेश्चन पढ़ के आपने अपने डिफरेंशियल्स अपने जहन में बना लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अपर जीआई हुई है, अपर जीआई एंडोस्कोपी हुई है, उसमें क्या हुआ है, कंफर्म हुआ है कि ये क्या है, ड्यूडेनल अल्सर है। अब ऑर्गेनिज्म पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि जो भी मतलब स्टमक के हवाले से इश्यूज़ हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर या साउथ एशिया के अंदर या इवन एशिया के अंदर सबसे जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो H. पाइलोरी है। तो स्टमक के सिम्टम सुनते ही अगर ऑर्गेनिज्म कोई पूछ ले तो आपने, और अगर ऑप्शन में फिर H. पाइलोरी हो तो आपने लाजमी H. पाइलोरी को
ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ये सारा टेबल आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अक्सर ये ट्रिपल थेरेपी आ जाते हैं, एच पाइलोरी इरिडिकेशन का ये अक्सर पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि आप लोग जो हैं, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक होता है तो उसके अंदर आपने सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कवर कर लेनी है, ठीक है। तो फिर आपको अलग अलग वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और एमसीक्यूज़ में बहुत हेल्प देगा, और इस तरह आपका जो स्टडी वो जो है चेन स्टडी बन जाएगी आपकी, ठीक है। लीडिंग काज है। इसके अलावा जो है सेकंड मोस्ट कॉमन काज वो NSAIDs हैं, ठीक है, ड्रग्स में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फिर डायग्नोसिस पूछ रहे हैं, ठीक है। 69-year-old man present with left lower quadrant pain, ठीक है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन के साथ आया है, लेफ्ट साइड के अब आपने डिफरेंशियल सोच लेने हैं, ठीक है। ये NRE1 और NRE2 के हवाले से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई साइंस आप कोई सिम्टम्स सुने किसी भी एब्डोमेन के क्वाड्रेंट के अंदर या कहीं पे जिस्म के अंदर आप सुन लें, तो सबसे पहले आपने उसी क्वाड्रेंट का आपने फिर सोचना है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, ओल्ड एज है, ठीक है। ये एक और चीज़ भी याद रखें, ये ओल्ड एज की बात हो रही है, 69 है, ठीक है। पेन है लोअर क्वाड्रेंट में और फीवर भी है, ठीक है, आपको दूसरा पॉइंट मिल गया, और ल्यूकोसाइटोसिस भी है। सीटी स्कैन एब्डोमेन पे डाइवर्टिकुला आ गया है, अब तो आसान हो गया, अब तो डाइवर्टिकुलाइटिस ही है क्योंकि अब इसमें लोअर क्वाड्रेंट पेन आ गया, साथ में जो है फीवर भी आ गया, ल्यूकोसाइटोसिस भी आ गया, इन्फ्लेमेशन चल रही, तो इसमें क्या है कि अच्छा तो है तो डाइवर्टिकुलोसिस, तो आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं डाइवर्टिकुलाइटिस है, डाइवर्टिकुलाइटिस, ठीक है। सीटी एब्डोमेन जो कंट्रास्ट के साथ कम करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पूछा है किसमें, मैनेजमेंट। अच्छा, ये मैनेजमेंट के ऊपर है। 27-year-old वमन वो प्रेजेंट करती है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, 8 वीक इम्नोरिया, यानी पीरियड्स जो है वो 8 हफ्तों से नहीं आए, सीवियर लेफ्ट इलियक फोसा पेन है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो लेफ्ट और राइट ये दो पॉइंट्स जो हैं इलियक फोसा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। औरतों के अंदर रिप्रोडक्टिव एज फीमेल्स के अंदर जब भी इसी तरह की चीज़ें आ जाएं तो आपने सबसे पहले जो है ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी को अपना फर्स्ट डिफरेंशियल रख लेना है, ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, डिजीनेस है, विजनल स्पॉटिंग है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो रहा है, हाइपोटेंशन है, ठीक है, पल्स जो है वो ज़्यादा यानी टैकीकार्डिया है। अब हाइपोटेंशन प्लस टैकीकार्डिया, तो ये तो आपको पता है हाइपो वॉल्यूमिक शॉक में पेशेंट जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं ब्लीड हो रहे हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट में हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया चल रहा है, यानी वो किस में जा रहे हैं, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहे हैं। सिम्टम्स भी सारे के सारे जो हैं कि पेन है लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, एमनोरिया है, तो ये, और इसके अलावा डिजीनेस, विजनल स्पॉटिंग, तो ये सारा का सारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो कि सीवियर सिम्टम्स आए हैं डिजीनेस वगैरह और ये हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया, तो इसका मतलब है कि रप्चर्ड है, रप्चर्ड हो चुका है। अच्छा, तो अब इसमें क्या करेंगे, जब पेशेंट आपका अनस्टेबल है, ठीक है, और इसके अलावा आपका पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन में गया है, तो इसमें क्या करना है, अपने इमीडिएट इसमें क्या करना है, लेप्रोटोमी करनी है, ठीक है, यानी इमरजेंसी सर्जरी करनी है। इसमें फिर आपने और नहीं रुकना, ठीक है।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी में हमने बात की थी ना कि अगर स्टेबल पेशेंट आए तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हमने मेथोट्रेक्सेट बताया था, और अगर अनस्टेबल पेशेंट या कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो इमरजेंसी सर्जरी करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबल पेशेंट्स हों तो मेथोट्रेक्सेट, अनस्टेबल हो और रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो आपने इमरजेंसी लेप्रोस्कोप की सर्जरी कर देनी है। ठीक है, टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन्वेस्टिगेशन क्या पूछ रहे हैं, विच इन्वेस्टिगेशन, अच्छा इन्वेस्टिगेशन आप चॉइस पूछ रहे हैं। देखें, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट में कि जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ना क्लिनिकल सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, यानी मेडिसिन से, सर्जरी से, गायनी से, पीड्स, ये अगर सिर्फ यही, अगर इस पे भी आपका बिल्कुल सही ग्रिप हो तो आपके जो मतलब पासिंग मार्क्स है आप वो यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल सब्जेक्ट में आप इजीली जो है वो स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आप उसमें इजीली आप सोच सकते हैं और रीजनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर आ जाएं। ओल्ड एज है, 72 ईयर ओल्ड मैन है जो कि AFib के साथ है, AFib रिलेशन के साथ, डेवलप सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन है। अच्छा, एक तो आपको ये क्लू मिल गया कि ओल्ड एज के अंदर और AFib है और सीवियर एब्डोमिनल पेन। देखें, जब भी सीवियर एब्डोमिन पेन के साथ जो है वो कोई कार्डियक हिस्ट्री हो, कोई सीवीएस की हिस्ट्री हो, कोई कार्डियक हिस्ट्री हो, हार्ट डिजीज़ हो जिसमें AFib या एरिथमिया की हिस्ट्री, ये दो चीज़ें याद रखें। ओल्ड एज भी एक फैक्टर है, लेकिन अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन हो, पेशेंट जो है नॉन कार्डियक वेस्कुलर डिजीज़ का पेशेंट हो, जिसमें AFib हो या एरिथमियाज हो, ये चीज़ें अगर पेशेंट्स में हो तो सबसे पहले आपने क्या सोचना है, सबसे पहले आपने सोचना है एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया, आपने सोच लेना है। ठीक है, अच्छा, अब एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया का एक हाल मार्क साइन है, यानी एग्जामिनेशन पे उसका ना पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आता है। पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे सिवियर किस्म का पेन हो रहा है। जब आप उस पेशेंट को इवैल्यूएट करेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे, तो पेशेंट में टेंडरनेस जो है वो नहीं होगी कहीं पे। जिस तरह जैसे कि अपेंडिसाइटिस के अंदर आपके पास जो है मैकबर्नी पॉइंट टेंडरनेस मिल जाती हैं, कोलिसिस्टाइटिस के अंदर आपके पास मार्पी साइन या मार्पी टेंडरनेस आपको मिल जाती हैं। तो अनलाइकली यहाँ पे जो है कोई आपको इस तरह की चीज़ें जो है टेंडरनेस कम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, लेकिन वो क्लासिक टेंडरनेस यहाँ पे या गार्डिंग और ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो इसी वजह से हम कहते हैं पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सॉफ्ट एब्डोमिन होगा, ठीक है, यानी सॉफ्ट नॉन टेंडर एब्डोमिन हम कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी टेंडर किसी पेशेंट में हो सकते हैं। अच्छा, तो एग्जामिनेशन पे क्या कह रहे हैं कि एब्डोमिन सॉफ्ट है। देखें, मिनिमम टेंडरनेस है, मिनिमम का मतलब यही है कि नॉन टेंडर है, बहुत कम टेंडरनेस है। डिस्पाइट एक्सक्रूशिएटिंग पेन, यानी इतना शदीद दर्द का वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी टेंडरनेस जो है वो बहुत मिनिमम है। और सीरम लैक्टेट जो है वो एलिवेट है। आप याद रखें कि जो एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया है ना, ठीक है, इसमें एक तो मैंने आपको कहा कि कार्डियक हिस्ट्री देखनी है, कोई AFib हो, कोई एरिथमियाज हो, ठीक है, वो चीज़ें देखनी है। प्लस आपने एक अच्छा लैब इन्वेस्टिगेशन में लैक्टेट देखना है, इसमें लैक्टिक एसिडोसिस होगा, ठीक है, यानी मतलब अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, लैक्टेट एसिड है, ठीक है, जब वो बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, और मेटाबोलेट से तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, अभी आपसे कई तरह के क्वेश्चन इसमें वो पूछ सकते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पे आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे आ सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसका क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो आपको पता है कि इसमें हम CT एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है।
ये आप पढ़ सकते हैं सारा। ये देखिए एबीजीज पे एसिडोसिस आ रहा है मेटाबॉलिक, क्योंकि सीरम लैक्टेट ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभार वो ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा कंडीशन किस डिजीज़ के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फुल टर्म न्यू बॉर्न डेवलप एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फेल टू पास मेकोनियम विद इन 48 आवर्स, कंट्रास्ट एनिमा डिमॉन्स्ट्रेट माइक्रोकोलॉन। अच्छा, ये डिफरेंसेस मैंने ऊपर आपको बतानी थी, मैं भूल गया, मैं बताता हूँ। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो हेयरस्प्रिंग डिजीज़ हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके रेक्टम के अंदर जो है, रेक्टम में यानी बहुत नीचे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका क्या होता है, रेक्टम के अंदर यहाँ पे वो गेंग्लियानिक सेल्स जो है, वो गेंग्लियन जो है वो क्या होता है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मेकोनियम इधर पड़ा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इधर होती है, तो इसकी वजह से जो प्लेटस हैं, ठीक है, और स्टूल हैं, और सारा कुछ जो है कंटेंट वो यहाँ जमा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, वो फूल जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसमें कोलन जो है वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, उसमें हम कहेंगे मेगा कोलन, ठीक है, हेयरस्प्रिंग डिजीज़ में। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब जो मेकोनियम एलियस है, तो मेकोनियम एलियस के अंदर क्या होता है कि माइक्रोकोलन होता है। माइक्रोकोलन क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो ड्यूडिनम का फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जब वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगी, मतलब अगर ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट में या कहीं पे अगर ड्यूडिनम में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब इसमें कोलन क्या है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में तो कंटेंट आ ही नहीं रहा, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो तो वापस जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन हाली रहेगा तो ये सुकड़ जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोकोलन हो गया, ठीक है। माइक्रोकोलन जो है वो मेकोनियम एलियस में होगा सॉरी, और मेगा कोलन जो है वो हेयरस्प्रिंग डिजीज़ में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बन रहे हैं, अब ऑप्शन जो है आपका बन रहे मेकोनियम एलियस। लेकिन एक और बात याद रखें कि मेकोनियम एलियस के साथ जो डिसऑर्डर कॉमनली एसोसिएट करता है वो आपका है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो मेकोनियम एलियस के साथ है, और डाउन सिंड्रोम जो है वो हेयरस्प्रिंग डिजीज़ के साथ है, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे तो मतलब ये है कि एमसीक्यूज इस पे ऐसे भी बन सकता है कि वो माइक्रोकोलॉन की जगह मेगा कोलॉन बताएं, और फिर आपसे अगर वो पूछे कि कौन सा कंडीशन एसोसिएट करते हैं, तो फिर आपने उसमें डाउन सिंड्रोम बताना है। लेकिन अभी यहाँ पे माइक्रोकोलॉन की बात हुई है, और डायग्नोसिस आपका जो है वो मेकोनियम एलियस का बन गया है, उसके साथ जो एसोसिएट करते हैं कंडीशन वो क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा, हेयरस्प्रिंग डिजीज़ में एब्सेंट है गेंग्लियन, और इसमें थिक मेकोनियम होते हैं, और ये क्या है, सिस्टिक फिब्रोसिस के साथ। अच्छा, इसमें मेकोनियम एलियस में जो देखें, जो सिस्टिक फिब्रोसिस होता है, तो इसकी वजह से ये पैथोलॉजी होती जो है वो सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से, क्योंकि इसमें जो क्लोराइड होते हैं, इसमें हम फिर वो यानी स्वेट टेस्ट भी करते हैं, क्लोराइड स्वेट टेस्ट, यानी पसीने का टेस्ट करते हैं, क्लोराइड स्वेट टेस्ट, जो इसमें हम सिस्टिक फिब्रोसिस को रूल आउट करते हैं ना। तो क्योंकि इसमें क्लोराइड जो है उसका इम्बेलेंस, और पोटाशियम और ये चीज़ें जो है वो इम्बेलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन की मोटेलिटी है, मोबिलिटी है, वो चीज़ें क्या है वो मुतासिर हो जाती हैं, तो वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, ठीक है। ये आप ये टेबल भी देखें ना, तो इसमें हेयरस्प्रिंग डिजीज़ और मेकोनियम एलियस आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, 40-year-old woman experiences recurrent episode of sudden electric shock like pain. अच्छा, electric shock like pain है और द राइट साइड ऑफ हर फेस, पेशेंट के फेस के राइट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे सडन इलेक्ट्रिक यानी बिजली की तरह जो है वो, जिस तरह बिजली से शॉक करंट लगते हैं उसी तरह का पेन हो रहा है। और जब वो अपने दांत ब्रश करती हैं तो उससे क्या होता है, वो ट्रिगर हो जाते हैं, इसी से शुरू हो जाता है, फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो है उसकी नॉर्मल है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है, अब आपके जहन में डायग्नोसिस मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो हॉल मार्क्स चीज़ें हैं, जिसमें हॉल मार्क्स हैं, जिसमें रिकरेंट एपिसोड ऑफ सडन इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन है फेस के राइट साइड, एक साइड पे ब्रशिंग के साथ जो है, जब टीथ वो ब्रश करती है तो उसके साथ वो ट्रिगर हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक ही चीज़ है जो आप देख सकते हैं, वो आपका ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया है, ठीक है, न्यूरैल्जिया या न्यूरैल्जिया जो आप कहते हैं वही है, और उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कार्बामेज़ापिन है, ठीक है, देख लें। अच्छा, ये क्या है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था जो कि प्रेजेंट करता है यानी बहुत शॉर्ट एपिसोड ऑफ सीवियर यूनिटरी फेशियल पेन के साथ होगा, जो कि ट्रिगर लाइट टच के साथ वो ट्रिगर हो जाते हैं, लाइट टच के साथ, जिस तरह उसने ब्रश किया। कार्बामेज़ापिन जो है फर्स्ट लाइन है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन काज बाय द, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन वो पूछ रहे हैं। अच्छा, 4 साल का एक बच्चा है जो कि रिकरेंट एपिसोड ऑफ पेनलेस रेक्टल ब्लीड के साथ आया है। देखिए, 4 साल का बच्चा है, पेनलेस रेक्टल ब्लीड के साथ आया है। हिस्टोपैथ में क्या आया है कि रिसेक्टेड लीजन डिमॉन्स्ट्रेट एक्टोपिक गैस्ट्रिक मिकोजा, देख लें। अच्छा, आप रेक्टल पर रेक्टल ब्लीड है, पेनलेस है, और जो एक्टोपिक गैस्ट्रिक मिकोजा है, तो ये क्या है, मेकल्स डायवर्टिकुलम है। मेकल्स डायवर्टिकुलम में वो 2 वाला रूल आपको पता होगा, तो इसमें 2 जो है वो आपके एक्टोपिक मिकोजा होते हैं, ठीक है, एक पेनक्रियाटिक होता है और एक गैस्ट्रिक होता है। जो गैस्ट्रिक होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेट, 60 to 70% इसमें ये गैस्ट्रिक होता है, और जो दूसरा होता है वो 30 to 20% होता है पेनक्रियाटिक, ठीक है। तो इससे एक्टोपिक वो जो जब गैस्ट्रिक मिकोजा, आपको पता है कि गैस्ट्रिक मिकोजा में क्या है, पैराइटल सेल्स हैं, ठीक है, पैराइटल सेल्स हैं, और पैराइटल सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, वो HCl को रिलीज़ करते हैं। जब HCl आएगा तो वो क्या करेगा, मिकोजा को, यानी जो वहाँ एपिथेलियम है उसको इरिटेट करेगा, इरिटेट कर करके क्या करेगा, यहाँ पे मतलब अल्सर्स बनाएगा और वहाँ से ब्लीड होगा, ठीक है, पेनलेस ब्लीड होगा, ठीक है, मिकले। अच्छा, और एंड में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, यहाँ पे परपोरेशन भी हो सकता है एसिड्स की वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी मैंने आपको बताई। अब देखते हैं वो हमसे क्या मांग रहे हैं। अच्छा, वो कॉम्प्लिकेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एसिड इंड्यूस्ड इलियल अल्सरेशन हो सकते हैं, वही जो मैंने आपको HCl के बारे में बताया, ये चीज़ है।